अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ असीर हिज्र बाय वहीबा फ़ातिमा पार्ट 14। सिकंदर जो काफ़ी देर से उन्हें देख रहा था, बराक की यह हरकत उसके अंदर एक आग का भड़कता तूफान उठा गई थी। वो अपनी मुट्ठियां बंद करके खुद को कंट्रोल करने लगा। वो एकदम उठा। अरे कहाँ जा रहे हैं, उसके दोस्त ने पूछा। ओके कामरान, मैं तुम्हें कल यूनिवर्सिटी में मिलता हूँ, अभी मुझे ज़रा ज़रूरी काम से जाना है। ओके चलो फिर मैं भी साथ ही निकलता हूँ, यहाँ अकेला बैठ के क्या करूँगा। कामरान ने उठते हुए कहा। सिकंदर ने वॉलेट से पैसे मेन्यू कार्ड में रखे और बाहर की जानिब लपक गया। गुफरान और उसके दोस्त अपनी गाड़ी की जानिब जा रहे थे। इससे पहले वो बैठते। ओह शिट, बराक ने अचानक कहा तो सबकी सवालिया निगाहें खुद पर उठी। लगता है मैं अपना फ़ोन वहाँ टेबल पर ही भूल गया। तुम लोग मेरा वेट करो, मैं अभी लेकर आया। तुम रुको, गार्ड ले आएगा, गुफरान ने खराब मूड के साथ कहा। नहीं, मैं खुद लाता हूँ। वो वापस होटल की तरफ मुड़ा। क्योंकि पार्किंग नीचे ढलवान पे थी और होटल ऊपर पहाड़ी पर, इसलिए कम से कम 7-8 मिनट का फासला था। सिकंदर जो दूर से ही उस पर नज़र रखे हुए था, बराक को वापस आते देख कुदरत के इस इत्तेफाक में मशकूर हुआ, क्योंकि वो उसे सबक सिखाए बगैर जाने नहीं देना चाहता था। बराक अपना फ़ोन टेबल से उठाए बाहर निकला तो अमेरिका से उसके दोस्त की कॉल कॉल आई थी। हाय बराक, व्हाट्सअप। कि कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा मिशन इम्पॉसिबल। अभी तक तो इम्पॉसिबल ही है, मगर पॉसिबल किए बिना वापस नहीं आऊँगा, बराक ने अंगारे चबाते हुए कहा। क्योंकि काफ़ी देर से उसकी नज़र गुफरान पे थी। वो ड्रग्स एडिक्टेड भी था और स्मगलर भी था। एक बार वो ड्रग्स स्मगल करते हुए पकड़ा गया था। बड़ी मुश्किलों से वहाँ के माफिया वर्ल्ड में कुछ साथियों ने उसकी बेल करवा के पाकिस्तान भेज दिया था। शर्त ये रखी थी कि गुफरान को किसी भी तरह वापस अमेरिका ले आए, कि पहले तो उसके गिर्द अनदेखी सिक्योरिटी की वजह से वो हमेशा बच निकलती थी, कभी इन स्मगलर्स के हाथ नहीं आई। बराक की जान तभी छूट सकती थी जब वो गुफरान को वापस लेकर जाता, तभी वो स्मगलिंग के केस से बरी हो सकता था। बराक बात करता हुआ जा रहा था। सिकंदर गाड़ी में उसका पीछा कर रहा था। नीचे ढलवान पे उतरते ही सिकंदर ने अपनी स्पीड बढ़ाई। इससे पहले बराक संभलता, सिकंदर ने उसे बाएं साइड से हिट किया। गुफरान और उसकी दोस्ती जो दूर से ही बराक को अपनी तरफ आता देख रही थी, अचानक से उसके पीछे आने वाली गाड़ी को देख गई। वो मुतवज्जा करती कि गाड़ी बराक को हिट करते गुजर गई। करीब से गुजरते हुए गुफरान की नज़र खुली खिड़की से नजर आते सिकंदर पे पड़ी, जो उसे गुस्सीली निगाहों से घूरता हुआ निकल गया था। उसकी निगाहों में ऐसे शरारे लपक रहे थे कि एक मर्तबा तो गुफरान भी अपनी जगह पर सुन पड़ गई। इसके बाद जो लोग इधर इकट्ठे हुए और उनके मुंह से मजीद गौहरफशानी सुनकर वो जैसे पथरा सी गई थी। कौन था वो, कौन था जो जानबूझ कर टक्कर मार कर गया। अरे वही था सिकंदर, हारिस बेग का बड़ा बेटा। अरे है ना उस जालिम जाबिर बेरहम बदनस्ल का खून। कुछ तो जोश मारेगा। कैसे जानबूझकर टक्कर मार कर गया, बाप की तरह कीड़े मकोड़े समझता है। अरे हाँ, ये तो बहुत ही अल सुल्तान के मेहमान है ना। तो जब बाप जानी वो माली दुश्मन है खानजादों का, तो बेटा भी तो दुश्मन ही होगा ना। कोई कसर नहीं छोड़ेगा दुश्मनी निकालने के लिए। भात भात की बोलियां बोली जा रही थी। ये सब बातें सुनकर गुफरान हैरान और परेशान और सदमे की कैफियत में थी, मगर दिल में कहीं एक कमीनी सी खुशी जागी। उस पागल बैकवर्ड आदमी से जान छुड़ाने को एक बहुत बड़ी और मजबूत वजह सामने आई थी। वो अब सेकंड्स में उसको अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करने का इरादा रखती थी। बराक नीचे एक मिट्टी के खड्डे में गिर गया था। उसका माथा पत्थर से लगा दाया गाल छिल गया था। हाथ से फोन दूर जा गिरा। दोनों घुटने भी छिल गए थे। वो अचानक जफ्तात पर संभल भी ना पाया और कीचड़ से उसके चेहरे और कपड़ों पे नक्श निगार करके उसे जोकर बना दिया गया। व्हाट द हेल, वो चिल्लाया। आसपास खड़े लोगों की हंसी ने जलती पे तेल का काम किया। गार्ड्स एमिली और सुजैन ने लपक कर उसे ज़मीन से उठाया। वो उसे गाड़ी में डालकर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले गए। दूसरी तरफ वो हेड ऑफिस के कॉरिडोर में खड़ा अपने दोस्त से कोई बात कर रहा था। एक हफ्ता वो चला था उसे वो जहलम में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। वो बातों में मगन था जब उसका फ़ोन रिंग हुआ। कोई अननोन नंबर था। अजहाद ने फ़ोन यस करके कान को लगाया। कैप्टन अजहाद हियर, हुज देयर। अजहात ने अपने मखसूस नरम लहजे में कहा। हा हा हा, मकरू जिन्नाती कह कहा। फौजी फौज में, बीवी मौज में। तुम्हें पता है कैप्टन, तुम्हारी बीवी इस वक्त अपने क्वार्टर से सामने वाले अपार्टमेंट में क्या कर रही है।
निस्वानी आवाज़ की मकरूसी बात पर अजहात की तेवरी पर बल आए। वो इस वक्त जहाँ भी जो भी कर रही होगी उसके पीछे बहुत ज़रूरी वजह होगी। आपके पेट में क्यों दर्द उठ रहा है? वो जिस कदर तैश में सुर्ख हुआ था, मगर निस्वानी आवाज़ पर लहजा हत्ती अलम कान धीमा ही रखा। तो मतलब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तुम्हारी बीवी जो मर्जी जहाँ मर्जी मुंह उठाकर जाती फिरे, जो मर्जी गुल खिलाए? नहीं, अजहार ने टुकड़ा तोड़ जवाब दिया। बहुत ही कोई बेगैरत शौहर हो? नहीं, बागैरत शौहर हूँ, जो अपनी पाक दामन पाकीज़ा बीवी पर किसी भी उठाए गिर की एक छोटी सी फ़ोन कॉल पर कुछ भी बकवास कर देने से शक नहीं कर रहा, जबकि उसकी पाक दामनी और पाकीज़गी का गवाह मैं खुद हूँ। जानती हो, बेगैरत शौहर वो होता है जो अपनी बीवी के किरदार पर किसी गैर की बातों में आकर शक करे, जबकि उसकी पाक दामनी और पाकीज़गी का गवाह वो खुद हो। अजहार ने संजीदगी से कहा। ये वार बेकार जाने पर सामने वाली बुरी तरह तिलमिलाई थी। वो बदकिरदार रोज़ तुम्हारी गैर मौजूदगी में सामने वाले अपार्टमेंट में रंगरलियां मनाने चली जाती है। शायद हमेशा के लिए इसी अपार्टमेंट में जाने के लिए। काफ़ी तंजिया लहजा था। बकवास, मलगज़ात मत बको। ये ना हो कुछ बोलने के काबिल ही ना रहो। अजहात की गुर्राहट पर सामने वाली पल भर को खामोश हुई। और हाँ, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अगर उसे सामने वाले अपार्टमेंट में हमेशा के लिए जाना होता तो वो उसी अपार्टमेंट से मेरे क्वार्टर में आने की जहमत नहीं करती। जाहिल औरत, वो क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए अब भौंकना बंद करो, यू विच। अजहार दहाड़ा। अपना हर वार बेकार जाने पर सनम ने फ़ोन कान से हटाकर दीवार में दे मारा। इधर अजहार ने बेहद परेशानी के आलम में फ़ोन देखा। कॉल कट चुकी थी। उसने फ़ौरन ही एक नंबर और डायल किया, जो कि दूसरी बेल पर रिसीव कर लिया गया। यशम सुल्तान हियर। यशम की संजीदा भारी आवाज़ कानों में गूंजी। सर, वही हुआ जिसका डर था। आपका खदशा दुरुस्त निकला। अभी अभी मुझे फ़ोन कॉल आई थी। सुन चुका हूँ। तो अब आगे क्या ऑर्डर्स हैं? असाद ने अपना माथा मसला। आप ऐसा करें कैप्टन के बराए मैन सोहन को मना कर दें कि वो सामने वाले अपार्टमेंट में मत जाया करे। यशम ने संजीदगी से कहा। तो अजहार ने अफसोस से सर नफ़ी में हिलाया। मैं उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा सर। कैप्टन यशम की तंबी आवाज़ उभरी। नो सर। खुदा न खास्ता उसे ऐसा ना लगे कि मैं उस पर शक करता यूँ। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो मैं उसे ऐसा तासुर क्यों दूँ, जबकि हकीकत सिर्फ हम लोग जानते हैं कि ये बात किस हद तक और कहाँ तक जा पहुँची है, किस कदर पेचीदगी इख्तियार कर चुकी है। वो हज़ार तरह के सवाल पूछेगी जिनका जवाब मेरे पास नहीं होगा। वैसे भी बाबा वापस आने वाले हैं और हम आपकी फ़िक्र करना नहीं छोड़ सकते। अजहार ने दो टोक लहजे में कहा। ये सब शुरू भी तो मेरी वजह से हुआ है कैप्टन। यश ने कहते अजीज़ की इंतहा से अपने लब भीजे। लेकिन इसे ख़त्म हम सब मिलकर करेंगे इंशाअल्लाह। आज़ाद ने कहते हुए फ़ोन रख दिया। यशम ने गहरा सांस भरा। यशम सुल्तान की गाड़ी गेट से बाहर निकली तो सामने वाले गेट से उसे सी ग्रीन लिबास में स्कार्फ लिए अपने गेट पर लॉक लगाते देखा तो उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर ली। उसके मामले में वो क्यों इतना बेइख्तियार था खुद भी नहीं जानता था। अब भी वो गाड़ी से निकलकर उस तक आया। सोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे नेवी ब्लू डिनर सूट में ब्लैक सनग्लासेस लगाए अपनी जानिब आते देखा। अस्सलाम वालेकुम। सोहन ने झट से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। किधर की तैयारी है? कुकिंग क्लासेस लूँगी। अजहार ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। घर की चाबी बैग में रखते हुए धीमे लहजे में बताया। आओ ड्रॉप कर दो। यशम ने ऑफ़र दी, जो उसने फॉर्मल होने की बजाय खुशदिली से कबूल भी कर ली। वो दोनों गाड़ी में बैठे। सोहन ने उसकी मौजूदगी में हमेशा की तरह खुद को बेतहाशा महफूज और कंफर्टेबल महसूस किया, इसीलिए रिलैक्स होकर बैठ गई। क्या ज़रूरत है इन हालात में घर से अकेले बाहर निकलने की? ऑनलाइन क्लासेस ले लेती, उसे मशवरा दिया तो सोहन ने बुरा सा मुंह बनाया। जी बिल्कुल, एक दो दिन ऑनलाइन क्लासेस ले चुकी हूँ, जिसके नतीजे में आज़ाद मेरी पुलाव को नमकीन हलवा और पास्ते की बॉयल्ड सब्जियों के मलगूबे का खिताब दे चुके हैं। वो सादगी से बोली तो वो धीमे से मुस्कुराया। सोहन ने हसरत से उसकी इस सौगवार सी मुस्कुराहट को देखा, जो पल भर को अपनी छब दिखलाकर गायब हो गई थी। हंसते रहा करे, लोग सड़ियन नहीं कहेंगे आपको, हैंडसम कहेंगे। वो बाहर की जानिब देखती बोली तो वो चौंका और एक नज़र उसकी दिलकश सरापे पे डाली, मगर फ़ौरन ही नज़र फेर ली। लेकिन हाँ, आज भी यशम सुल्तान को उसके हाथ में बंधे उस सब्ज़ धागे ने चौंका दिया था। ये तुमने अपनी कलाई पर धागा क्यों बांधा है? उसने बात घुमाते हुए आज वो पूछे बगैर नहीं रह पाया। सोहन ने अपनी कलाई अपनी गोद में रखी। ये मेरी मन्नत का धागा है, उसने धीमे से सर झुकाकर कहा। कौन सी मन्नत? यशम ने एक निगाह उसके झुके सर पर डाली। यही कि आप हमेशा खुश रहें।
उसने इत्मीनान से मासूमियत भरे लहजे में कहा। इशम सुल्तान का दिल जैसे धड़कना भूल गया, बुरी तरह जबड़े भींच लिए। कुछ मन्नतें अधूरी रह जाती हैं सोहन, इस धागे को तोड़कर फेंक दो। काश वो कह पाता कि इस मुर्दा दिल और जज्बात की लाशों की मिट्टी में खुशियों की कौपल फूटना नामुमकिन सी बात है। यशम सुल्तान ने सामने सड़क पर निगाहें जमा कर संजीदगी से कहा तो सोहन ने सरासीमगी से अपनी धागे वाली कलाई को दूसरे हाथ से छुपा लिया। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो खफा हुई। काश हम मुसलमानों में भी वो दूसरे तीसरे जन्म वाला सिलसिला होता तो मैं कह पाता कि तुम्हारी मन्नत शायद अगले जन्म में पूरी हो जाती। मुबहम सा लहजा था, या वो कहना चाहता था कि अगर अगले जन्म का कोई सिलसिला होता तो वो तब अपने ला हासिल इश्क को हासिल करके अपनी ना तमाम हसरतों को पूरा कर लेता। यशम ने अपनी बात को मजाक के पैराए में लपेट कर पेश किया था, जिसे सोहन ने पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था। अच्छा बताएं, आपकी वाइफ कब तक लौट रही है? मुझे मिलना है उनसे। बहुत जल्द। सच शुक्र के यशम को झूठ का परिंदा नहीं बांधना पड़ा। इसी छोटी सी कमर्शियल इमारत के बाहर उसकी गाड़ी ने ब्रेक लगाई जहां उसे जाना था। वो गाड़ी से उतरी। बेस्ट ऑफ लक, यशम ने मुस्कुरा कर कहा। थैंक्स। आप कल आपकी वाइफ से मिलने आऊँगी। सोहन ने पीछे मुड़ते उसे याद दहानी करवाई तो वो फिर से मुस्कुरा दिया। उसने तेज़ी से गाड़ी उधर से निकाली जैसे उसके पीछे कोई खून आज शाम आ से पड़ा हो। रात के 12 बजे का वक्त था। घड़ी की टिक टिक के साथ औज़ुल के दिल की धड़कनों में शोर बरपा हो रहा था। आने वाले वक्त का सोचते वो बेड पर बैठी लरज रही थी। आज आखिरी जेवर बाकी था उसके पास जो उसने उसे पहनाना था, मगर वो कमरबंद था। औज़ुल ने पहनी हुई भी आज पिंक कलर की फ्रॉक थी, पिंक दुपट्टा और पिंक ट्राउज़र। दिल की धड़कन का कानों में सुनाई देने लगी जब मखसूस आहट कमरे में आती महसूस हुई। वो जो घुटनों के गिर्द बाजू फोल्ड किए बैठी थी, बेइख्तियार ही अपना चेहरा बाजू में छुपा लिया। उसकी इस हरकत पर अरीब के चेहरे पे एक पुरस्रार से मुस्कुराहट रेंग गई थी। वो इत्मीनान से धीमे कदमों से चलता बेड के करीब चला आया। वो उसके बेहद करीब बैठ गया। क्या हुआ? उसने उसे गहरी निगाहों से जांचते हुए पूछा, जबकि औज़गुल ने चेहरा छुपाए हुए ही नफ़ी में सर हिला दिया। औज़गुल, इधर मेरी तरफ देखो। अब की बार उसने उसके बाजू को थामा और उसे अपनी जानिब घुमाया तो वो कटी पतंग की तरह उसके कुशादा सीने से आ लगी। वो मजीद बौखलाहट का शिकार हुई थी। डर लग रहा है मुझसे? उसने उसकी आंखों में झांकते संजीदगी से पूछा तो औज़गुल ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। अब क्या कहती है? आने वाले लम्हात का सोचकर दम निकले जा रहा है। घबरा क्यों रही हो? अरीब ने अपने हाथ की पुश से उसकी रोशन पेशानी पर चमकता हुआ वो पसीना साफ किया। वो मुझे उससे शर्म आ रही है। वो मिनमिनाती आंखें बंद करके उंगली से यही जानिब इशारा करती। वो बेतहाशा मासूम लगी, जबकि उसके उंगली के इशारे के ताक़ुब में अरीब ने निगाह दौड़ाई तो उसे ड्रेसिंग पर पड़ा वो कमरबंद नजर आया, जो उस नाजुक सी जान के लिए जान का आज़ार बना हुआ था। वो उसकी मुश्किल समझकर गहरा मुस्कुराया। तो ये मसला है मेमी गुल को, मगर आज तो इस इम्तिहान से गुजरना ही होगा मेरी जान। अरीब ने मानी खैर सरगोशी करते उसे थोड़ी से थामते उसका चेहरा ऊपर किया। औज़गुल को अपने लबों पर उसकी झुलसती गर्म महकती सांसों की तपिश महसूस हुई तो औज़गुल ने पट से आंखें खोल दी। वो उसे ही सुर्ख मखमूर उन पुरस्रारी जादुई निगाहों से देखने में मसरूफ़ था जिन्होंने औज़गुल को अपना असीर बना लिया था। ये पहनना ज़रूरी है क्या? वो उसकी इतनी सी कुर्बत से भी पागल होने को थी। कुछ गाल सहलाता उसका हाथ औज़गुल की धड़कनें मुंतशिर करने को काफ़ी था। ये पहनना ही तो सबसे ज़रूरी है मेरी जान। इसे पहनाकर ही तो पूरी ज़िंदगी के लिए मैं अपने इश्क का हिसार तुम पर ऐसे तंग कर दूंगा कि सारी ज़िंदगी तुम इस गोल दायरे से बाहर नहीं निकल पाओगी। वो उसे बाजुओं से थाम कर बेड से नीचे उतारते हुए उसके कान में जानलेवा सरगोशी करता उसकी जान के दर पे हो गया था। लेकिन कुछ मत बोलो, आज बस खामोश रहो। अरीब ने उसके गदाज लबों पर शहादत की उंगली रखते हुए कहा। वो उसे ड्रेसिंग तक लाया था। आज मुझे वसल की बारिश में पूर भीगी तुम्हारी खामोशी सुननी है। अरीब उसके कान के पास झुका। वो गहरे सांस लेते बेहाल हो गई और उसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़ दी। गर्दन ऐसे झुकाई कि थोड़ी सीने से जा लगी। अरीब ने ड्रेसिंग से कमरबंद उठाया। प्लीज़ अरीब, ऐसे नहीं। वो बौखलाई, मगर अरीब ज़मीन पर अपने घुटने पर झुका, उसके हाथ अपने कंधों पर रखे और वो बुरी तरह लरज रही थी। अरीब ने एक हाथ उसकी पुश्त पर ले जाकर दूसरे हाथ से कमरबंद का सिरा थामा। घुंघरों की झनकार से पूरा कमरा गूंजने लगा। अपने पहलुओं पर उसके हाथों के लम्स ने औज़गुल के औसान खता कर दिए, मगर वो उसके दाएं जानिब झुककर कमरबंद का हुक बंद करने लगा।
हो गया। वो उससे दूर होने के चक्कर में थी, मगर अरीब ने हुक बंद करके अचानक उसके गिर्द बाजू हमायल करके उसे खुद में भींच लिया और अपना चेहरा उसके पहलू में छुपा लिया। औज़गुल को लगा वो बेजान होकर गिर पड़ेगी। अरीब प्लीज़, औज़गुल ने उसे कंधों से थाम कर खुद से दूर करना चाहा, मगर वो तो जैसे उसके दामन से लिपट ही गया था। उसकी तरह उसकी कुर्बत भी जानलेवा थी। जान तो तब निकली जब औज़गुल का दुपट्टा भी कंधे से सरक कर उन दोनों के कदमों में जा गिरा। अरीब, वो आवाज़ बागता हुई जब वो ज़मीन से खड़े होकर उसे यूं ही हिसार में लिए उसके रूबरू खड़ा हुआ। उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा देख वो उसका गाल अपने गाल से रब करने लगा। हल्की घनी बियर्ड की चुभन महसूस करके वो मज़ीद खुद में सिमटी। तुम पूरी तरह से सिर्फ मेरी हो, तुम्हारा ये वजूद मेरा है। मैं इसे हर वक्त अपनी बाहों के हिसार में कैद रखना चाहता हूँ। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। ये मेरा जुनून है जो आज सर पर दौड़ता अपने इश्क को अपनी मंजिल पर पहुँचा कर ही दम लेगा। इसीलिए आज कोई मज़ाहमत नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, ये दूरी नहीं। आज मैं तुम्हें पूरी तरह अपनाना चाहता हूँ। तुम पर मौजूद अपना हर इख्तियार आजमाना चाहता हूँ। इस गहरी रात में वसल की ख्वाबीदा बाहों में सोना चाहता हूँ। वो कहते उसकी पिछली गर्दन में हाथ हमायल करके उसका चेहरा ऊपर उठा गया। औज़गुल ने खौफ खाए हुए उसकी आंखों को अपने गुलाबी कपकपाते लबों पर फोकस किए हुए देखा और कुछ कहना चाहा, मगर उसने झुककर उसके निचले लब को अपने लबों की जाल में फांस लिया। औज़गुल की पूरी आंखें खुल गई, जबकि वो आंखें मूंदे उसके होठों पर अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा। जब औज़गुल ने मज़ाहमत की तो अरीब ने अपने एक हाथ की उंगलियों की पोरें उसकी पलकों पर रख दी। यूँ औज़गुल की भी आंखें बंद हो गई। अब वो उसके हाथों की गुस्ताखियाँ और बेबाकी अपने पूरे वजूद पर महसूस कर सकती थी। अरीब ने उसके लबों को आज़ादी बख्शे बगैर उसे बाहों में भरा और गुल का तनफ़्फ़ुस पूरी तरह बिगड़ चुका था। अरीब ने उसे आहिस्तगी से बेड पर लिटाया और पल भर को उससे अलग होकर अपनी शर्ट के बटन खोलते उसे अब वो गहरी निगाहों से उसका लरसता कांपता वजूद देख रहा था। फिर उसने शर्ट उतारकर एक साइड पर उछाल दी। सुर्ख अनार भीगे होंठ देखे गया। अरीब ने उसके ऊपर झुककर उसे बाहों में भरा, पूरी तरह काबिज होते उसके वजूद पर दस्तरस हासिल की। अरीब ने धीमे से उसकी कमर के गिर्द हाथ लपेटकर वो कमरबंद खोलकर एक जानिब रख दिया। औज़गुल ने कुछ कहने को लब खोलने चाहे, जब अरीब ने फिर उसके सारे अल्फाज छीन लिए। औज़गुल की जान पर तो तब बनी जब कमर से फ़्रॉक अनज़िप होती महसूस हुई। अरीब ने उसके दोनों कंधों से फ़्रॉक नीचे खसका दी। अब उसके लबों ने गर्दन से उसके पूर पर सफ़र शुरू किया तो औज़गुल जैसे बेजान होने लगी। अरीब, ये गलत है। अभी अभी रुखसती। इस जालिम ने उसके लबों पर अपनी शहादत की उंगली रखकर उसे खामोश करवा दिया। मत रोको मुझे। नहीं रुकूंगा। रुक गया तो मर जाऊंगा, अरीब ने कहते उसकी गर्दन पर अपने लब रखे और कान की लौ को हल्का सा दांतों से दबा दिया। औज़गुल मचल गई और एक तवील सिसकी भरकर उससे दूरी इख्तियार करनी चाहिए, मगर वो जैसे उसके दामन से लिपटा उससे पल भर की भी दूरी इख्तियार करने का इरादा नहीं रखता था। अरीब ने उसके कंधे पर अपने लब रखकर उसे बेजान कर दिया। औज़गुल की मुंतशिर होती धड़कनें थमने लगी। तब अरीब ने उसे अपनी पनाहों में ले लिया। ज़ीरो पावर की भी लाइट ऑफ करके खुद पर और उस पर कंफर्टर दुरुस्त किया। गहरी रात के गहरे सन्नाटे में ठंडी अकबस्ता हवाएं धीमे सुरों में मिलन के गीत गुनगुनाती रही। अरीब सारी रात जागता रहा, बैकग्राउंड से टेक लगाए कभी आंखें मूंद लेता, कभी उसकी जानिब देख लेता। एक जंग सी थी जो दिलो दिमाग के अंदर जारी थी और अब वो इस कैफियत से तंग आ चुका था। वो टूटी बिखरी सी हालत में उसी के पहलू में उसी से मुखालिफ सिमत चेहरे किए लेटी थी। अरीब वक्तन फ़वक्तन एक गहरी निगाह उसकी शफ़ाफ़ पुश्त पर डाल लेता या तकिए पर बिखरी उसकी सुनहरी जुल्फ़ों को देख लेता। अरीब को अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो सो रही है या जाग रही है, मगर जल्द ही वो चौंका था। उसका वजूद धीमे धीमे से हिल रहा था। क्या वो रो रही थी? अरीब के माथे पर बलों का जाल सा बिखर गया। फौरन ही हाथ बढ़ाकर बाजू उसकी कमर के गिर्द हायल करके एक झटके से उसका रुख अपनी जानिब किया। औज़गुल यूं अचानक उसके चट्टानी सीने से टकराकर बुरी तरह बौखलाई। अरीब ने उसका आंसुओं से तर चेहरा देखा और जबड़े भींच लिए। आंखों में पहले की तरह अजीब सर्दपन था, बेहिसी, ऐसी काट और वहशत जो पहले औज़गुल को बेतहाशा खौफज़दा कर देती थी। चंद घंटों में ये बदलाव औज़गुल को रूह तक झंझोड़ चुका था। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये आंसू क्यों बहा रही हूँ? मर गया हूँ मैं? बेवा हो गई हो क्या तुम?
खुदा के लिए खामोश हो जाए। उसकी बात पूरी होने से पहले ओज़गुल ने मज़ीद आंसू बहाते उसके शफ़ाक़ियत भरे अल्फाज अदा करने वाले लबों पर अपना हाथ जमा दिया। चुप कर जाए, कैसी बातें कर रहे हैं, वो सिसक पड़ी। अरीब ने उसका चेहरा हाथ से दबोचा। तो फिर ये आंसू क्यों बहा रही हो? मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की तुम्हारे साथ, तुमने खुद मुझे अपना आप सौंपा है। तो अब ये आंसू बहा कर क्या साबित करना चाहती हो कि मैंने कुछ गलत किया है तुम्हारे साथ, या मेरी गुर्बत तुम्हें इतनी नागवार और गिरा गुजरी है कि मातम मनाया जा रहा है? अरीब बेहद बेहिसी से उसके कान में गुर्राया। वो चंद सानिया हनूज यूं ही सिसकती रही, फिर गले में गठली सी उभर कर मालूम हुई। आप घर वालों को हमारे बारे में कब बताएंगे? उसने सिसक कर पूछा। किसको? अरीब ने उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। मम्मा पापा को, बीजान को, दाजी, सबको। ओज़गुल ने उस पत्थर से सर फोड़ा। अभी नहीं। अरीब ने उसका चेहरा चौड़ते हुए दूसरी जानिब देखते इंतहाई बेहिसी से कहा। आपकी इज्जत हूँ मैं, आपकी गैरत, लेकिन रुखसती से पहले ये सब अगर किसी को पता चल गया तो सब आपकी गैरत को बगैरत कहेंगे। ये बिल्कुल जायज़ था, मगर मैं नाजायज़ और बदकिरदार ठहराई जाऊंगी। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं शट अप मैमी गुल, कुछ ज़्यादा ही ज़बान नहीं चल रही तुम्हारी? वो उसे बेड पर पटकता, उस पर फिर हावी होता दरसगी से बोला। और गुल के आंसू तकिए में जज्ब होने लगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मुझे कब, कहाँ, किस वक्त क्या करना है। तो नो मोर आर्ग्यूज, समझी? अरीब ने कहते झुककर उसके लबों को अपने लबों से ज़रा सा छू लिया तो वो जी जान से लरज़ उठी। अब इस पल में तोला उस पल में माशा शख्स की आंखों में जज्बों का एक तूफान हिलकोरे लेने लगा तो औज़गुल की रूह फना होने लगी। प्लीज़ छोड़े मुझे। उसे सख्ती खौफज़दा सी होती उससे पनाह मांगने लगी, जो मोहब्बत में भी भला का जालिम साबित हुआ था। यू नो वॉट, तुम्हारे इन मोल्स ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। मुझे इनसे दुश्मनी है, मैं इन्हें अपनी लम्स की हिद्दत से पिघलाकर फना करना चाहता हूँ। उसने कहते हुए झुककर उन मोल्स पर अपना तसल्लुत कायम किया तो औज़गुल मचल गई। अरे प्लीज़ दूर हटे। वो रोना भूलकर बुरी तरह बौखलाई, मगर वो शख्स फिर से मनमानियों पर उतरता अब फिर से उसको खुद में समेटने लगा था। दोनों ने फजर इकट्ठे अदा की। दिन की रोशनी फैलने से पहले वो वहाँ से चला आया था, एक नाजुक वजूद को नई फिक्रों, परेशानियों और एक नए अज़ाब में डालकर यूं ही तन्हा छोड़ गया था। दूसरी तरफ हिशम को दाजी के कहारियाँ आने की इत्तला मिली तो उसे नई परेशानी लाहक हो गई थी। वो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद था जब अकबर खान ने उनके अपार्टमेंट जाने की इत्तला दी। वो एक तवील सुर्ख सी आह भरता अपने कमरे से बाहर निकला। सामने लॉन्ज में दाजी ने कड़कड़ाते सफ़ेद कॉटन के सूट के ऊपर सफ़ेद पगड़ी और ब्लैक वेस्ट कोट पहने हुए सादी से चलो ट्राउज़र के ऊपर सफ़ेद टी शर्ट में सौगवार से अपने पोते को देखा। यशम करीब आकर उनकी खुली बाहों में समाया और एहतरामन उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। खैरियत दाजी, आपका कैसे आना हुआ? मुझे हवेली बुला लिया होता। यशम ने माहौल को हल्का फुल्का करने की कोशिश की, मगर वो हुनूस बेतासुर सर्द सपाट चेहरा लिए सामने बैठे थे। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि उसे घूरने में मसरूफ़ थे। यशम को सुल्तान खानज़ादा ने निगाहें चुरा ली। तुम्हें मालूम है बरखुरदार, मैं किस सिलसिले में यहाँ हाजिर हुआ हूँ? अगर शादी करके मेरे मरने से पहले मेरी तुम्हारी औलाद देखने की ख्वाहिश पूरी कर दो तो एहसान होगा इस बूढ़े आदमी पर। दाजी ने जलकर तैश में कहा तो यशम सुल्तान खानज़ादा ने पहलू बदला, मगर उसके पास उनके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। अब तो वीरा, गुफरान और औज़गुल की भी शादियां होने वाली है। वो पराया धन है, पराई होने वाली है। कौन होगा हवेली में? मुझे मेरे ख़ानदान का वारिस चाहिए। दाजी ने काटदार लहजे में कहा। आपकी ख्वाहिश अरीब लाला और अनिल भी तो पूरी कर सकते हैं दाजी, उनकी शादियां करवा दें आप। यशम ने जज्बस होते हुए कहा। तुम अच्छी तरह जानते हो उनका बाप मेरा सगा बेटा नहीं है, मेरे भाई की औलाद है वो। उसको मैं उसकी जायदाद का तमाम हिस्सा दे चुका हूँ। अरीब अनिल में से मेरे भाई की नस्ल चलेगी, मेरी नहीं। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारी औलाद से मेरी नस्ल चलेगी। मुझे तुम्हारी औलाद देखनी है। मुराद खानज़ादा ने संजीदगी से कहा तो यशम सुल्तान खानज़ादा का चेहरा धुआं धुआं हो गया। ये क्या बात हुई दाजी? आप ऐसे बातें कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? यशम ने लब भींच कर कहा। सच है, सच कहा है। तुम हमसे दगा करके जाने क्या सोच कर बैठे हो? आप अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो और हम ऐसी बातें भी ना करें? आखिर क्यों? वो जलाल में थे, चेहरा गम और गुस्से की ज्यादती से सुर्ख पड़ चुका था। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता दाजी।
मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, यशम सुल्तान ने निगाहें चुराते हुए कहा। दरअसल वो कम से कम इस वक्त उनसे अपना दामन बचाना चाहता था। किसे पागल बना रहे हो बरखुरदार, क्यों बुज़दिल बनकर बैठे हो? सामने क्वार्टर वाली लड़की चाहिए तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, उठा लो उसे। लेकिन मुझे मेरे खानदान का वारिस चाहिए। दाजी प्लीज़, यशम ने तेज़ी से उनकी बात काट दी। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय उसकी खुशी के। यशम यशम सुल्तान ने अब की बार उनकी निगाहों में झांकते हुए अगली बात अपने दिल में की। फिर परिहा से निकाह कर लो, सोचूंगा कब, जल्द ही, कहते यशम का चेहरा देखने के काबिल था। ठीक है, तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा, दाजी ने उठते हुए कहा। किधर जाने, कहाँ जाने की तैयारी है? कुछ खा पी तो लें। यार है मेरे पास, यशम भी उठकर खड़ा हुआ। यार है मेरे पास, यशम भी उठकर खड़ा हुआ। घने डार्क ब्राउन बालों में हाथ फेर कर खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश की। नहीं, ज़रूरी काम से यहाँ आया था, अब चलूँगा। उन्होंने बाहर की जाने अपने कदम बढ़ाए। सामने वाली का क्यों नाम लिया आपने? किसने बताया? अपने खास जराए हैं, दाजी ने कहते नाक से मक्खी उड़ाई। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप है वो खास जराए, यशम ने कहते खूंखार निगाहों से अकबर खान को घूरा तो वो गड़बड़ा गया और दाजी की जाने मुतवज्जा हो गया। दाजी चले गए। अभी वो वापस लाउंज में आया था जब एक हैवी बाइक की आवाज़ पर उसके माथे पर फिर से बलों का जाल बिछ गया। माथे की रगें फूलने लगी। बहुत बहुत मुश्किल से खुद को कंपोज किया। अस्सलाम वालेकुम। कुछ ही देर में वो लाउंज में दाखिल हुई थी। यशम उसकी जानी मुड़ा। यश को उसकी बेबाक निगाहों से घिन आती थी, उसकी सोच से, उसके वजूद से घिन आती थी। किसी ज़माने में वो उसकी सबसे बेहतरीन दोस्त थी, मगर अब सब कुछ उलट चुका था। वो यहाँ भी उसके पीछे आ पहुँची थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो परिया? यशम ने संजीदगी से पूछा और सोफे पर जा बैठा। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हें देखकर, उसने मुस्कुराकर कहा और थ्री सीटर सोफे पर उसी के साथ बैठ गई। जीन्स की पैंट के ऊपर ब्लैक टॉप और गले में स्कार्फ था। यशम ने एक मर्तबा भी उसके बेपर्दा वजूद पर निगाह गलत नहीं डाली थी। तुम्हें हैरत नहीं हुई कि मैं यहाँ कैसे आई, मतलब कैंटेरिया में, तुम्हारे अपार्टमेंट में? वो एक्साइटेड सी बोली। नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने यहाँ आकर आर्मी ज्वाइन की है, यशम ने कहते अपनी जूते की नोक से ज़मीन पर कुछ नादीदा चीज़ ढूंढने की कोशिश की, जबकि परिया ने एक मर्तबा भी उस पर से निगाहें हटाने की तौफीक नहीं की थी। बड़ी खबरें रखते हो मेरे बारे में? परिया की मुस्कुराहट गहरी हुई। क्या करूँ, रखनी पड़ती है खबरें, दोस्तों की भी दुश्मनों की भी, यशम ने सादगी से जवाब दिया। अरे तुम्हारे अपार्टमेंट में किसी मेहमान की मेहमानदारी करने का रिवाज भी है कि मुझे सूखे पर ही टरखाना है? परिहा ने मुस्कुराकर कहा। ओह, तुम्हें कॉफ़ी पिलाऊं? चलो। वो अपनी जगह से उठा। परिहा ने एक गहरी निगाह उस पर डाली। सफ़ेद टी शर्ट में से सिक्स पैक्स एब्स और कसरती चट्टानी सीना काफ़ी वाज़ेह था। स्लीवलेस शर्ट में मजबूत वर्जिशी सफ़ेद बाजू दिखाई देते दिल अजीब तरह से धड़का गए थे। वो किचन में जाने लगा मगर फिर ठिठक कर रुक गया। तुम भी साथ आ सकती हो, बातें करेंगे। यशम के कहने की देर थी कि उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक दर आई। वो उठी और मुस्कुराते हुए उसके पीछे किचन में चली गई। इधर बैठो। यश के कहने पर वो सामने डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ गई। उसके नर्म लहजे की निस्बत परिहा को उसकी आंखों की सुर्खी और वहशत ने चौंका दिया था। तुम ठीक तो हो यश? उसने पूछा, जबकि उसे तेजी से कॉफ़ी निकाल कर फेंटते देखने लगी। उसके जवाब देने से पहले बाहर गेट से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी थी। परिहा चौंकी। यश ने बुरी तरह पहलू बदला। उसकी जानिब से रुख मोड़कर लाउंज के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक सुनकर अपने जबड़े बुरी तरह भीजे। शिट। यस कम इन, यशम मुश्किल ही बुलंद आवाज़ में बोल पाया। अजहात के जहलम में तैनाती के बाद अब वो 2 या 3 दिन बाद ही घर वापस लौट पाता था। इस दौरान वो बहुत बोर होती और उदास रहने लगी थी। शुक्र है थोड़ी सी ये भी इंटरटेनमेंट थी कि वो अपने आप को मुख्तलिफ कामों में उलझा कर रखती थी। अब भी उसने पहली मर्तबा कुकिंग क्लासेस से सीख कर वाइट सॉस पास्ता बनाया था। जब चखा तो बेहद अच्छा बना था। तभी उसे बहुत खूबसूरती से एक बाउल में डिश आउट करके वो शॉल दुरुस्त करती ट्रे लिए बाहर निकली थी। वो गेट तक आई तो बर्फ़ी उसके पैरों में लौटने लगा। वो बाहर जाने लगी तो बर्फ़ी ने उसकी पिंडली अपने जबड़े में हल्के से दबोच कर उसे रोकना चाहा। हट जाओ अजहात के चमचे, जाने दो मुझे, कुछ नहीं होगा बर्फ़ी, हटो सामने से यार, सोहन झंझला कर बोली और गेट गोल खोल कर बाहर निकल आई। बर्फ़ी ने नाराज़गी जताते हुए भौंकना शुरू कर दिया। सोहन सामने वाले गेट तक आई तो वो भी उसके पीछे चला आया। काका, यश घर पर है? सोहन ने पूछा तो अकबर खान ने नागावारी से उसे देखा, जो शक्ल सूरत से बेतहाशा मासूम दिखाई देती थी। अब भी ऑरेंज फ्रॉक ट्राउज़र में
बड़ी सी शॉल ओढ़े वो दरमियाने साइज की ट्रे हाथों में लिए अपनी शफाफ पाकिज़ा सियाह निगाहों से गेट के अंदर यश की गाड़ी देख रही थी। अंदर ही है साहब, अकबर खान ने अपनी तेवरी पर बल डालते हुए कहा तो सोहन ने पीछे मुड़कर बर्फी को देखा। इधर ही बैठो, मैं अभी आती हूँ, सोहन ने कहा तो बर्फी मुंह लटकाकर उधर ही घास पर बैठ गया और सोहन गेट पार करती अंदर चली गई। लाउंज के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी यश की आवाज़ पर वो ये दरवाज़ा अभी पार करती अंदर चली गई। सामने बड़ी ग्लास वॉल के पार किचन में उसे वो नजर आया, मगर उसके साथ एक लड़की को देखकर खुशगवार हैरत हुई। वो रूह तक पुरसुकून हुई थी जबकि खुद आगे बढ़ गई थी तो उसे भी जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ और कुछ देखना उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। उधर ही आ जाओ सोहान, हम इधर हैं। यश के कहने पर ट्रे लिए किचन में ही चली आई। अस्सलामु अलैकुम, सोहन ने उस सफ़ेद सी लड़की को देखकर सलाम किया जो उसे ही गौर से सरता पैर देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो सोहन की समझ से बलातिर था। वालेकुम अस्सलाम, परिहा ने जवाब दिया। ये क्या है भाई? यशम उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ और उसके हाथ से ट्रे थाम ली। ट्रे थामते हुए यश का बायां हाथ उसके दाएं हाथ से बिल्कुल अचानक और इत्तेफाक से मस हुआ। मैंने पहली मर्तबा क्लासेस से सीखकर वाइट सॉस पास्ता बनाया तो सोचा आपको दे आऊं, मगर यहाँ तो बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिल गया मुझे। सोहन ने मानी खैजी से यश को देखते आँख के इशारे से अपनी सोच की तस्दीक चाही। तब यशम परिहा के करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। सोहन मीठर, परिहा खानज़ादा। यशम ने बात गोल गोल घुमाकर परिहा का असल नाम बताया, मगर सामने खड़ी लड़की इस कदर सादा और मासूम थी कि सिर्फ यशम के परिहा का सरनेम खानज़ादा कह देने पर ही उसे यशम सुल्तान खानज़ादा की बीवी समझी, क्योंकि यश ने सोहन को ऐसा ही तासुर दिया था। और परिहा, ये सोहन है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त की वाइफ, और सोहन खुद भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। यशम ने मुबहिम सा मुस्कुराकर कहा। परिहा ने बगौर वो रैर मुस्कुराहट देखी जो पल भर को उसके चेहरे पर छप दिखलाकर गायब हो गई थी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, सोहन ने शफाफ मुस्कुराहट के साथ उसके सामने हाथ बढ़ाया, जो कि परिहा ने मुस्कुराते हुए थाम लिया। सेम टू यू डार्लिंग। अपने कंधे पर यश के हाथ का हल्का सा लम्स महसूस करके वो जाने किन हवाओं में थी, तभी दुनिया भुला बैठी थी। मैं चलती हूँ, शायद गलत वक्त पर आ गई, आप लोग इंजॉय करें। आउच, वो जो यश की जानिब देखते उसे छेड़ते हुए मुस्कुराकर कह रही थी। कहते कहते सोहन ने अचानक जो हाथ परिहा ने थाम रखा था वो उसकी गिरफ्त से खींचा, जिसकी हथेली पर एक गहरी खून की सी लहर बन गई थी। यशम ने परिहा से फौरन अपना हाथ पीछे हटाया, जैसे वो कोई अछूत हो। ओह, आई एम सो सॉरी डार्लिंग, मुझे लगता है मेरी रिंग की नोक ने तुम्हारा हाथ जख्मी कर दिया। परिहा ने अफसोस से कहते उसका हाथ थामना चाहा, मगर पास खड़े शख्स की बर्दाश्त शायद यहाँ तक ही थी। व्हाट द हेल, ये क्या किया तुमने? अंधी थी क्या? यशम सुल्तान खानज़ादा दहाड़ा था। परिहा खामोश हो गई, मगर सोहन इस दहाड़ पर खौफजदा होकर 1 फुट पीछे उछली थी। हैरत से उसे देखा जिसने कभी उससे बुलंद आवाज़ में बात तक नहीं की थी, अब कैसे उस लड़की पर इतना चिल्ला गया था। इधर दिखाओ मुझे। यशम ने उसकी उंगलियां अपने हाथ में थामी। मैं ठीक हूँ यश, कुछ नहीं हुआ है। सोहन ने परिहा का सपाट चेहरा देख उस ऑकवर्ड पोजीशन में पर इंतहा घबरा गई थी। अब पत्थर बनकर हमारा मुंह क्या देख रही हो? जख्म देकर इसका मदावा भी किया जाता है। जाओ, जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। यशम चाह कर भी अपने लहजे से फूटते शरारे और काट छुपा नहीं पा रहा था। सोहन ने तेजी से उसकी नर्म गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाया। मैं चलती हूँ, मैं ठीक हूँ, सोहन कहते हुए तेजी से बाहर निकली। अपनी मुट्ठी बंद करके सीधा अपने क्वार्टर में चली आई। बर्फी उसके पीछे निकल आया, मगर वो खुद को अपने कमरे में बंद कर गई। इधर यशम ने अपनी कनपट्टियां सहलाई थी। तुमने छोटे से इत्तेफाकन हुए हादसे पर उसके सामने मेरी इंसल्ट की। यश, परिहा ने उसकी जानिब देखते हुए सपाट लहजे में कहा। परिहा, तुम अभी और इसी वक्त फ़िलहाल यहाँ से चली जाओ। यशम ने कॉफ़ी के दोनों मग ज़मीन पर धाड़ से फेंक कर चकनाचूर करते हुए कहा। इस दौरान उसने एक निगाह गलत उस पर डालना गवारा नहीं की थी, जबकि परिहा उसकी आंखों में तूफान उठाती वहशत व वीरानगी को देखे गई और फिर वहां से उठकर खामोशी से बाहर निकल गई। वो अपने कैबिन में बैठा था, एक फाइल में मुनहमिक था कि फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन पर जैन कॉलिंग लिखा ब्लिंक हुआ तो उसने फ़ोन यस करके कान को लगा लिया। शैतान को याद किया, शैतान हाजिर, सायब ने मुस्कुराकर कहा। कैसे हो? भाभी को देखने की इतनी जल्दी मची कि इतनी इमरजेंसी में अपना ट्रांसफ़र ही करवा लिया, जैन ने उसे छेड़ा। तो और क्या, अब तस्वीर देखी थी तो हकीकत में देख कर
देखकर क्रॉस चेक तो करना ही था ना कि वाकई वो इतनी ही खूबसूरत है भी कि नहीं। सैम ने मुस्कुराकर कहा। जहन के पर्दे पर एक खूबसूरत सा चेहरा झिलमिला उठा। तो कैसा पाया भाभी को? जैन ने जलकर पूछा। तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत, सायम ने इत्मीनान से कहा। तो खुदा के लिए अब अपनी ये बेहतर से बेहतरीन की तलाश अब खत्म कर देना। जितने तुम हुस्न परस्त और खुद परस्त शख्स हो, मुझे नहीं लगता अपना घर बसाओगे। हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश में ही भटकते रहोगे। जहन की संजीदगी से कहने पर जैन की संजीदगी से कहने पर उसने कह कहा लगाया। अब यार, अल्लाह ताला ने हसीन से हसीन तर चेहरे बनाए हैं तो उनकी खराज बख्शना तो हम इंसानों का काम है ना। उसने गैर संजीदगी इख्तियार की। अच्छा छोड़ो, ये बताओ भाभी से पहली मुलाकात कैसी रही? जैन ने इश्तियाक से पूछा। कुछ खास नहीं, लिफ्ट की ऑफर दी थी, ठुकरा दी तुम्हारी भाभी ने। साइम ने पुरस्कार अंदाज में कहा तो जैन ने सर थाम लिया कि जानता था उसका बेहतरीन दोस्त होने के बावजूद उसकी फितरत में अनापरस्ती और खुद पसंदी कूट कूट कर भरी थी। उफ, अब खुदा का वास्ता ये मत कहना कि भाभी ने तुम्हारी अना को ठेस पहुंचाई है और इसके लिए तुम उन्हें झुकने पर मजबूर करोगे। तो जाहिर है ऐसा ही होगा, वो अमेरिका के माहौल में पली बढ़ी है। मुझे यहाँ की रस्म रिवायात की दुहाई दे रही थी। रबिश, अब उसे झुकना पड़ेगा और हमारे बीच वो रिलेशन जो शादी के बाद बनेगा वो उसे शादी से पहले बनाना पड़ेगा, ताकि शादी के बाद वो हमेशा इस बात को याद रखे कि अमेरिका के माहौल में रहकर उसे कम अज़ कम मेरे सामने इन रस्म रिवायात की दुहाई देते अब इतना पारसा नहीं बनना चाहिए था। शर्म करो साइम, सूरज से इतने खूबसूरत होकर, इतने बड़े डॉक्टर होकर तुम्हारे ये ख्यालात हैं। जैन ने हमेशा की तरह उसे शर्म दिलाना चाहिए। लो भला, मेरे पेशे का मेरी नेचर से क्या ताल्लुक? अब जब बचपन से ही ऐसा हूँ तो क्या किया जा सकता है? साइम ने लापरवाही से कहा। जैन ने उसे हर तरफ से समझाने की कोशिश की, मगर वो ऐसा खुद पसंद शख्स था जो किसी और की कम ही सुनता था। सोहन काफ़ी दिन उस बात से डिस्टर्ब रही थी। उसे इस वाक़ये से बहुत परेशानी हुई। अजहात ने बार बार पूछा कि उसे क्या परेशानी है, तब भी उसने तबीयत का बहाना बनाकर टाल दिया। अब भी वो एयरपोर्ट से बाबा को लाने गया था। आज वो ल्योपा था और तो कुछ करने को था नहीं, तो उसने बहुत दिल लगाकर बिरयानी बनाई थी। अजहात को फ़ोन किया तो अभी वो ट्रैफिक में फंसे हुए थे। अजहात ने बताया उन्हें पहुंचने में तकरीबन अभी 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। तब उसे ख्याल आया कि वो बिरयानी देने के बहाने सामने अपार्टमेंट में जाए और ये से उसके उस दिन के रवैये की वजाहत मांगेगी कि उसने अपनी वाइफ के साथ इतना रूडली किस खुशी में बिहेव किया था। उसने जल्दी से बिरयानी एक बाउल में डाली और घर से बाहर निकली। वो बेबी पिंक फ्रॉक ट्राउज़र में बिरयानी का बाउल था, हाथ में थामे दुपट्टा सर पर सलीके से ओढ़े अपने घर के गेट से बाहर निकली थी। तकरीबन 10 से 12 कदम के फासले पर अपने गेट से ठीक सामने वाले गेट तक आई और उसे अपने अपार्टमेंट की जानिब आता देखकर हस्ब मामूल अकबर खान काका के माथे पर बलों का जाल सा बिछ गया कि जो कुछ होता वो देख रहा था। वह अपनी नाकस अक्ल के जरिए जो महदूद सोच रहा था, उनके यहाँ इन बातों पर गैरत के नाम पर कत्ले आम होते थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा, ये है घर पर? सोहन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपार्टमेंट के अंदर झांकने की कोशिश की थी। नहीं बच्ची, सेब नहीं है घर पर, कोई नहीं है। जाओ अपना काम करो, गैरों के लिए हमको और खुद को परेशान मत करो। जाकर अपनी मिजाजी खुदा के लिए, अपने सरताज के लिए पकवान पकाओ, यहाँ से जाओ। अकबर खान का लहजा अच्छा खासा दर्शती लिए हुए था। वो जिसकी गाड़ी अपार्टमेंट से पिछली गली में ही खराब हो चुकी थी, वो गाड़ी पर 2 हुर्फ भेजता पैदल ही अपार्टमेंट की जानिब आ रहा था। गेट से बाहर अकबर खान का इतना तल्ख, कड़वा और हिकारत भरा लहजा सुनकर यशम सुल्तान खानजादा के गेट कदम के बाहर ही मुंजमद हो चुके थे। सोहन, जो कि अकबर खान काके का तल्ख लहजे को उनके मजाज का हिस्सा समझती थी, खामोशी से बाउल लिए वापस पलट गई और देखते ही देखते यशम सुल्तान खानजादा की निगाहों से ओझल हो गई। बहुत अचानक उसके तेवर बहुत बुरी तरह बिगड़े थे। लाल अंगारा, वहशत भरी निगाहें और जबड़े भीजे भीजे जबड़े लिए वो अकबर खान के सामने आया था। उस शख्स के रोम रोम और चेहरे से तो पहले ही वहशत और दहशत सी टपकती थी, मगर अब जिन निगाहों से उसने अपने वफादार अकबर खान को देखा तो पल भर को तो वो भी गड़बड़ा गया। मगर बहुत जल्द उसने खुद को संभाल लिया कि अपनी दानिस्त में उसने भी जो किया बिल्कुल ठीक किया था। अकबर खान, अंदर आओ, बात करनी है मुझे। वो सियाह लिबास में मौजूद सियाह बख्त शख्स एक कहरालूद निगाह अकबर खान पर डालकर अंदर जा चुका था। अकबर खान खामोशी से उसके पीछे गया तो वो लाउंज में संजीदगी से सोफे पर टांग रखे हाथ की मुट्ठी की पुश्त अपने होठों पर रखे बैठा।
किसी गैर मर्रई नुक्ते को घूर रहा था। अकबर खान उसके सामने आया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। इशम सुल्तान खानजादा ने एक खून शाम निगाह अकबर खान पर डाली थी। मैंने नोट किया है अकबर खान कि जब से मैंने तुम्हें कहा है कि मुझसे ज़्यादा उसकी हिफाजत तुम्हारे लिए मुकद्दम होनी चाहिए, तुम्हारा उसके साथ रवैया बदल चुका है। तुम्हारी उम्र का लिहाज ना होता तो यकीन करो मैं तुम्हें इबरत का निशाना बना देता। तुम्हें क्या लगता है अकबर खान कि उसके और मेरे बीच कैसे ताल्लुकात होंगे? इशम सुल्तान ने अपनी वहशत भरी निगाहों से अकबर खान को देखा तो उसने पहलू बदला, मगर कुछ बोलने की हिमाकत हरगिज नहीं की थी। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि अकबर खान के उसके और मेरे बीच कोई नाजायज़ ताल्लुकात है तो अपने दिमाग से ये ताफ़न ज़दा गंद जितनी जल्दी निकाल फेंकोगे तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। मेरा इश्क मेरा मसला है, उसका नहीं। उस तक तो मैं उस भड़कती आग की आंच तक ना पहुंचने दूं। और जानते हो वो इतनी पाक और मासूम है कि मैं उसके आंचल पर नमाज अदा कर सकता हूँ। वो यहाँ अपने शौहर के बगैर अकेले इसलिए चली आती है कि उसे लगता है पर यह मेरी बीवी है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो भूखे शेर की मानिंद गुर्राया था। अकबर खान अपने रवैये पर जी भर कर शर्मिंदा हुआ था। उसके हाथों में प्ले यशम सुल्तान खानजादा के लिए वो इतना मनफी कैसे सोच सकता है? मगर ये भी तो सच था कि वो अपनी आंखों से यशम सुल्तान खानजादा को उस इश्क की तपती भट्टी में कतरा कतरा पिघलते मरते देख रहा था। माफ़ करना साहिब, अब हम अपनी जान से बढ़कर बीबी जी की हिफाजत करेगा, अकबर खान ने कहा तो वो अपने लब कुचलता झटके से वहां से उठा और अपने कमरे में गायब हो गया। दूसरी तरफ वो अपने अपार्टमेंट में आई तो काफ़ी उदास थी। न जाने क्यों तबीयत में कुछ दिनों से अजीब सी बेकरारी और बेचैनी सी थी। अब भी जी बुरी तरह मतला रहा था। काफ़ी ज़्यादा असाब शिकन इंतज़ार के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने भागकर दरवाज़ा खोल दिया। बाबा! वो अशरफ कमाल के सीने से लिपट गई। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। अशरफ कमाल ने उसका चेहरा चूम डाला। आज़ाद उन्हें देखकर मुस्कुराया, जो अब बाबा के सीने में चेहरा छुपाए सी कर रही थी। अरे ये क्या? अशरफ कमाल चौंके। क्या हुआ है सोहन? तुम्हें पता है अल्लाह ताला के घर मैंने तुम्हारी ज़िंदगी भर की ढेरों खुशियों की दुआ मांगी है। वो घबराए। कुछ भी नहीं बाबा, ये तो खुशी के आंसू है। आपको देखकर बहुत खुशी हुई ना? वो सादगी से आंसू साफ करती हुई बोली तो आज़ाद खिलकर हंसा। आप जानते हैं बाबा, आपकी ये रोंदू बच्ची छोटी छोटी बातों पर रो रो कर मुझे भी काफ़ी परेशान करती है। आज़ाद ने कहते हुए दांतों तले लब दबाया तो सोहन ने उसे बुरी तरह घूरा। मैं आपको परेशान करती हूँ या आप मुझे परेशान करते हैं? मुंह फुलाकर बोली तो आज़ाद कहकहा लगाकर हंस दिया। अशरफ कमाल भी हंस दिए। मैं कैसे परेशान करता हूँ बताओ ज़रा बाबा को? आज़ाद के कहने की देर थी कि हुजरत के एहसास से सोहन सरता पैर सुर्ख पड़ गई। आज़ाद को बुरी तरह घूरा और किचन में गायब हो गई। काफ़ी हंगामा भरा वक्त गुजरा। उन सब ने खुशगवार माहौल में खाना खाया। आज़ाद रात को जहलम के लिए निकल गया। वो और बाबा गए, रात तक बातें करते रहे। फिर वो अपने घर के लिए निकले। सोहन ने बेहद इसरार किया मगर मोहल्ले से उनके दोस्त अहबाब और जानने वाले बार बार फ़ोन करने लगे कि वो आए और उनसे मिले, इसीलिए वो चले गए। सोहन फिर से उदास हो गई। तभी फ़ोन रिंग हुआ तो उसका चेहरा खिल गया। फ़ोन यस करके कान को लगाया। अस्सलाम वालेकुम। सोहन मुस्कुराई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? आज़ाद ने उसका उदास सा लहजा नोट किया। बाबा चले गए, आप भी। मैं तो बोर हो रही हूँ और आप लोगों के बगैर उदास हूँ। सोहन ने अपने दिल की बात बताई तो बेकरार होते गहरा मुस्कुराया। सुबह को जल्दी आ जाऊँगा, आज़ाद ने उसे तसल्ली दी। फिर वो काफ़ी देर उससे ढेर सारी बातें करती रही। आखिर आज़ाद को ने ही मजबूर होकर कॉल बंद करनी पड़ी। वो बालों का मेसी सा जोड़ा बनाने के बाद अब बेड की शीट दुरुस्त कर रही थी जब बर्फ़ी के बेतहाशा बुलंद आवाज़ में बोलने के बाद उसकी चीखों पुकार सुनाई दी और वो बहुत अचानक खामोश हो गया। सोहन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी, तकिया बेड पर ही पटका। बर्फ़ी? सोहन ने सहम कर उसका नाम लिया। रात के 12:30 बज चुके थे। अभी तो आज़ाद की कॉल बंद हुई थी और उसने सख्ती से मना किया था इस वक्त बेडरूम से बाहर ना निकले। मगर बर्फ़ी? वो तड़प उठी। सोहन को ज़्यादा कुछ सोचने का मौका नहीं मिला था कि बड़े इत्मीनान से दाएं खिड़की का लॉक खोलकर दो नौजवान अंदर घुस आए थे। शक्ल हुलिये से काफ़ी डिसेंट फैमिली के कम उम्र नौजवान लग रहे थे, मगर लाल अंगारा वहशतनाक आंखों से मालूम हो रहा था जैसे शदीद नशे में धुत थे। मगर इस वक्त सोहन के बेडरूम में मौजूद थे, मतलब कुछ बहुत बुरा होने वाला था। सोहन चीख मार कर पीछे हट गई। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? अपने डर पर काबू पाकर सोहन चिल्लाकर बोली, तुम्हारी बर्बादी है बेबी, अपनी रात रंगीन करने आए हैं। बहुत खूबसूरत हो तुम, तुम्हारी इस खूबसूरती को खराज बख्शना है। एक ने खबासत से कहा। दोनों की आंखों से इस वक्त खबासत और हैवानियत टपक रही थी।
सोहन ने दरवाजे की जानिब अंधाधुंध दौड़ लगाई, मगर उनमें से एक ने लपक कर उसे बाजू से दबोचा और किसी नाजुक चीज के जैसे बुरी तरह बेड पर पटक दिया। 3 दिन पहले जब वो और अरीब हेड ऑफिस से कैंट वापस आ रहे थे, तब उन पर काफ़ी जारहाना हमला हुआ था। तब उसके पहलू को गोली छूकर गुजरी थी। वो काफ़ी बेचैन था, जख्म में जलन सी महसूस हो रही थी। उसने मोहतात अंदाज में अपनी शर्ट जरा सी ऊपर उठाई और जख्म से पिछली ड्रेसिंग हटाकर उस पर स्प्रिट का पोहार किया। यशम बुरी तरह चौंका था जब बर्फी के शिद्दत से भौंक कर चीखो पुकार के बाद अचानक फिजा में सन्नाटा छा गया था। दिल जैसे सुकड़ कर फैला, सीने में सांस उलझ गई। ऐसा लगा जैसे अभी दम निकल जाएगा, जैसे कुछ बहुत बुरा हो रहा है। वो एक ही जुस्त में उठकर अपने कमरे की बालकनी फान कर निचली छत पर कूदा। छत से लॉन और उसी रफ्तार से अपना गेट किसी हवा की तरह पार करके अपना बिना इंतजार किए सामने क्वार्टर की दीवार फलांग गया था। हस्बे तौका सामने ही बर्फी फर्श पर ढेर शायद मर चुका था। रेशम के गले में अभी एक गिल्टी से उभर कर मालूम हुई और वो तूफान बना हर रुकावट पार करता उसके गुटली उसके गुलटी बेड उस रुकावट पार करता फौरन बेडरूम तक चला आया था। वो भी बिजली की सी रफ्तार से बंद मगर अनलॉक खिड़की फलांग कर बेडरूम में कूदा था। अगला मंजर ऐसा था कि यश का दिल किया काश वो देखने से पहले उसकी बीनाई छीन ली जाती कि एक दरिंदे ने बेड पर उसके सर के पास बैठकर एक हाथ से उसके दोनों हाथ और दूसरे से उसका मुंह दबोच रखा था। दूसरे ने उसके पैरों को दबोच रखा था। वो माही बेआब की तरह तड़पती बेतहाशा रो रही थी कि इस खींचातानी में आस्तीन फट चुकी थी और दुपट्टा भी बेड के नीचे पड़ा था। यश को अंदर कूदते देख वो नौजवान खौफजदा हुए थे। गिरफ्त ढीली पड़ी तो सोहन झटके से उनकी गिरफ्त से निकलकर अपने मसीहा की जानिब लपकी और एक झटके से उसके सीने से लिपट कर बिलक बिलक कर रो दी। यशम सुल्तान खानजादा ने कहरालूद नजरों से सामने खड़े लड़कों को देखा। उसे कुछ करना नहीं पड़ा। जब उसके खास आदमी फुर्ती से घर में घुसे और उन दो नौजवानों को फुर्ती से किसी चील की तरह पंजों में दबोच कर वहां से निकलते ले चले। सोहन ने इस तमाम कार्रवाई के दौरान अपना चेहरा उसके सीने से बाहर निकालने की कोशिश तक नहीं की थी। रेशम ने बेइख्तियार होकर उसके गिर्द मजबूती से अपने बाजू हमायल किए। ये वो नर्म नाजुक वजूद था जिसने उसे तपती सहराओं में एक शिकस्त खुर्दा मुसाफिर की तरह प्यासा भटकाया हुआ था। वो सांस तक लेना भूल चुका था, पूरी दुनिया भुला चुका था। याद था तो बस इतना कि इस वक्त वो उसके हिसार में मौजूद है जिससे उसने पागलपन की हद तक इश्क किया था। गहरी रात की खामोशी, नीम अंधेरा और बाहों में मौजूद मनपसंद वजूद। वो अपने होश गंवा देना चाहता था, सब कुछ भूल जाना चाहता था कि दफतन एक भूली बिसरी आवाज़ कानों में गूंजी। तपते भड़कते हुए हद्दे निगाह सहराओं में भटक भी गए तो सब्र रखना, इस दिल को सियाह मत होने देना। यश ने बहुत अचानक उसे खुद से किसी अछूत की तरह दूर किया। वो जो बेतहाशा डरी सहमी सी थी, खौफ खाकर उसका बाजू पकड़ने की कोशिश की। बर्फी दूर हटो मुझसे, यश गुर्राया। यश वो आ जाएंगे। यश मैं क्या करूँगी, प्लीज़ मत जाए जब तक आज़ाद नहीं आ जाते, खुदा के लिए रुक जाए। वो बिलक बिलक कर रोती उसकी मिन्नतें करने लगी। सोहन ने उसका गिरेबान पकड़ा मगर यश ने एक झटके से उसकी कलाइयों को जकड़ा। स्टॉप दिस नॉनसेंस बर्फी, कोई नहीं आएगा, मैं इधर बाहर हूँ। आज़ाद को फ़ोन कर दिया है, वो जल्द पहुँच जाएगा। नहीं, यश मत जाए। वो अपने हवास में नहीं थी, शायद तभी चीखी। यश ने उसे बेड पर पटका और बाहर चला गया। बाहर वो अपनी कनपट्टियां सहलाने लगा और अंदर वो फूट फूट कर रोने लगी कि अचानक बेतहाशा रोते उसे एक ख्याल ने बिच्छू की तरह डंक मारा। वो यूं ही इसी हुलिये में बगैर दुपट्टे के बाहर की जानिब लपकी। बर्फी, वो चीखी। यश ने आकर चेक किया। जालिमों ने साइलेंसर लगी पिस्टल से बर्फी को मार डाला था। छोटे बरामदे में खून की नदी बह गई थी। ये सब इस कदर अजियतनाक और दर्द भरा था कि यशम सुल्तान खानज़ादा की रूह काँप गई थी। उस पर मुतज़ाद हो उसके कमरे से बाहर आने की आवाज़ आई। यशम जबड़े भींचता फिर से कमरे की जानिब लपका और कमरे के दरवाजे पर ही उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकलने से रोक दिया। यश, बर्फी, उसे क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? उसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? बर्फी, वो बिलक बिलक कर रोती हलक के बल चिल्लाकर उसे पुकारने लगी।
रेशम की लाल अंगारा वहशत भरी आंखों में लहू की तरह नमी उतर आई। बर्फी, वो चीख रही थी। रेशम ने उसे कमरे में ढकेल कर बाहर से लॉक लगा दिया। रेशम सुल्तान बाहर गेट पर खड़ा बुरी तरह अपनी कनपट्टियां सहला रहा था कि 1.5 घंटे के एहसाब शिकन इंतजार के बाद गेट के सामने एक कैब आकर रुकी, जिसमें से बरामद होते आज़ाद को देखकर उसने सुक्का सांस लिया। वो ठीक तो है ना सर? आज़ाद ने बेतहाशा बेकरारी से पूछा। यशम ने नफ़ी में सर हिलाया। बर्फी, आज़ाद को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती सुनाई दी नहीं रहा। मैंने जगह क्लियर करवा दी है। यशम ने जो खुद पर काबू पा चुका था, जबड़े भींच कर उसे बताया तो आज़ाद अंदर की जानिब लपका। कॉरिडोर से होता हुआ दरवाजे का बैरूनी लॉक खोलता अंदर दाखिल हुआ तो एक मर्तबा तो जान लबों पर आ गई थी। वो होश खुरों से बेगाना इस वक्त कमरे के ठंडे फर्श पर आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी। सोहन, मीठी। आज़ाद बेकरार होकर उस तक पहुंचा, उसका सर उठाकर अपनी गोद में रखा। सोहन, मेरी जान, प्लीज़ आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूँ। आज़ाद ने उसका चेहरा थपका, मगर उसने आंखें नहीं खोली। आज़ाद ने उसका सर ज़मीन पर नरमी से रखा, अलमारी खोलकर उसकी शॉल निकाली, उसे शॉल में लपेटा। सर, आखिर आज़ाद ने उसे पुकारा। तब वो माही बेआब की तरह तड़पता अंदर दाखिल हुआ। व्हाट हैपेंड कैप्टन? क्या हुआ है इसे? सर प्लीज़ कैब को रोके, हमें CMH जाना होगा। आज़ाद ने उसे बाजुओं में उठाया। कैब तो जा चुकी है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप बाहर आए, यशम ने कहा और उनसे निगाहें फेरता बाहर निकल गया। आज़ाद उसे लिए बाहर निकला। यशम ने गाड़ी निकाली, तब वो लोग उसे लिए हॉस्पिटल के लिए निकले। हॉस्पिटल पहुंचे तो उसे फौरी एडमिट कर लिया गया। आज़ाद ने अशरफ कमाल को भी इतला दे दी थी, तो वो भी हॉस्पिटल चले आए थे। कौन लोग थे वो सर? उसे अंदर ले जाया जा चुका था। तब आज़ाद ने उसके सामने आकर पूछा। मर्डर अटैक था, सनम ने ही भेजा था उनको। एलिड घराने से बिलोंग करते हैं। वो लोग एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे उन्हें ढूंढने में, मगर अब वो किसी के हाथ नहीं आएंगे। यशम सुल्तान ने उसकी जानिब देखते हुए तफसील बताई। आखिर ये जालिम औरत चाहती क्या है? इस बेजुबान का क्या कसूर था इसमें? आप जानते हैं वो कितना अटैच थी बर्फी से, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कहते हुए आज़ाद की आंखें नम हुई। यशम तल्ख सा मुस्कुराया। मैंने कहा था कैप्टन कि उसे मना कर दो, मगर ये इस मसले का हल है ही नहीं सर। अव्वल मसला गद्दारी, सफाकियत और बर्बरियत, जुल्म और जबर का है, जिसके खिलाफ हमें मिलकर करना होगा, आज़ाद ने कहा। और अशरफ कमाल के बोलने पर उनकी जानिब मुतवज्जा हो गया, जबकि वो तहे दामन शख्स अब भी किसी गहरी सोच में गलता किसी गैर मर्री नुक्ते को घूरे जा रहा था। वो लोग बराक का ट्रीटमेंट करवा के वापस हवेली आ गए थे। दाजी और सुल्तान खानजादा को सारे वाक़े का इल्म हो गया था। गार्ड ने सिकंदर हारिस बेग के बारे में बता दिया था। बराक एमिली और सुजैन को गेस्ट रूम में आराम की तलकीन करके गुफरान गुस्से में भरी अंदर जनान खाने में आई और कहर बर्पा कर दिया। इडियट, जाहिल, गवार, बैकवर्ड, वो जिसे आपने मेरे सर पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया है। देखिए आज उसने मेरे दोस्तों के साथ क्या सलूक किया। गुफरान चीखी। जान छुड़वाए मेरी उस जाहिल से। उसका गुस्ताखाना लहजा सुन के सायमा के तो सर पे लगी और तलवों पे बुझी। बीजान के सामने उसका गुस्ताख लहजा सुन के वो खुद पर बमुश्किल कंट्रोल कर पाई। इससे पहले वो कुछ बोलती, बीजान ने इशारे से उन्हें खामोश रहने को कहा और गुफरान को अपने पास बिठाया। उन्हें पता था कि इस उथरी बेलगाम घोड़ी को काबू कैसे करना है। आराम से मेरा बच्चा, जैसे आप बोलोगी वैसा ही होगा, मगर एक बात आप जहन नशीन कर लो कि खानजादे अपनी जान तो दे सकते हैं, मगर अपनी अक़दार और रवायात को नहीं तोड़ सकते। इसलिए तुम्हारे दिमाग में जो खन्नास भरा है ना इस रिश्ते से आज़ादी का, उसे अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हम अपनी रिवायात को नहीं तोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। बीजान, जिसे सायमा बेगम ने अमेरिका में जो गुफरान ने सिकंदर पर इल्ज़ाम लगाया था सब बता चुकी थी, इसलिए बीजान की आंखों और लहजे में नागवारी सुन के गुफरान ज़रा संभली। तो आप क्या चाहती है बीजान? आपकी उन फरसूदा रिवायात के बदले में मैं अपनी ज़िंदगी का सौदा कर लूँ? शायद आपको पता नहीं कि सिकंदर कौन है। वो उसी कातिल और हमारे दुश्मन हारिस बेग का बेटा है, जिसने चची जहान का कत्ल करवाया था, जिस वजह से अरीब लाला और अनिल लाला दोनों यतीम हो गए। आप चाहती हैं मैं सारी ज़िंदगी उस कातिल के बेटे के साथ रहूं? नेवर। हमें अच्छे से पता है कि सिकंदर कौन है, और हमें ये भी पता है जो तुमने उस इंसान पे इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया था सिर्फ अपनी अना की खातिर। अरे शर्म से सर झुक गया था हमारा। अब दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी पोती हो।
बीजान ने नागवारी से उसे देखते हुए कहा, गुफरान अभी के अभी अपने कमरे में जाओ। साइमा बेगम उसकी बदतमीजी देख के आगे बढ़ी और उसका बाजू पकड़ के उसके रूम में उसे ढकेला। मेरी एक बात सब सुन ले, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस अमेरिका जाना है। तलाक दिलवाया मुझे उस स्टूपिड जाहिल इंसान से। चटाक। साइमा बेगम के थप्पड़ ने गुफरान की बोलती बंद कर दी। आज मुझे अपनी तरबियत पर शर्म आ रही है। खुद पे अफसोस हो रहा है कि मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। इस उम्र में तुम मेरे सर पे खाक डलवाने पे तुली हो। भूल जाओ कि तुम्हें इस रिश्ते से आज़ादी मिलेगी। जो बीज तुमने बोया था अब उसका फल पाओगी। शुक्र करो और भले मानस तुम्हें अपने नाम की छांव दे गया। वो तैश के आलम में उसे बेड पर ढकेल कर वो रूम का दरवाज़ा बंद करके चली गई थी। गुफरान ने खोलते दिमाग से यश को फ़ोन मिलाया, क्योंकि उसे पता था कि पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए लेकिन यश उसका साथ देगा। यश जो अभी वापस अपने अपार्टमेंट आया था, अकबर खान उसे कॉफ़ी दे गया था। वो कॉफ़ी के सिप लेते हुए एक फ़ाइल की वरक गिरदानी कर रहा था। रिंगटोन बजने पे फ़ोन देखा तो गुफरान कॉलिंग देख के रिसीव किया। क्या हुआ गुड़िया? यश की नर्म मोहब्बत भरी आवाज़ सुन के गुफरान ने एकदम रोना शुरू कर दिया। हे डॉल, व्हाट हैपेंड? किसी ने कुछ कहा है क्या? बताओ मेरा बच्चा, क्यों रो रही हो? लाला गुफरान ने सिसी करती हुई सारी बात लाला गुफरान ने सिसी करते हुए सारी बात उसके गोश गुजार कर दी और उसे इस बात पर भी मनाया कि वो दादी से उसके वापस बाहर जाने की इजाज़त ले ले। उसने अपना बिजनेस बाहर ही स्टार्ट करना है। यश ने उससे यकीन दहानी करवाई कि जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा। गुफरान ने फ़ोन बंद करके सुकून भरा सांस लिया, क्योंकि वो जानती थी अब उसका यश लाला सब संभाल लेगा। एक बार जो वो यहाँ से निकल गई तो कभी वापस नहीं आएगी। अब उसका दिमाग तेज़ी से आगे की प्लानिंग कर रहा था। सिकंदर ने छुटकारे के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने पेशावर अपनी दोस्त फिज़ा को फ़ोन मिलाया, जिससे दोस्ती इन 6-7 माह में पेशावर रहने के दौरान हुई थी। वो वकालत की डिग्री कंप्लीट करके बाकायदा अपने चेम्बर चला रही थी। गुफरान ने उसे सारी बात बता के डाइवोर्स पेपर्स रेडी करने के लिए कहा। गुफरान ने उससे कह दिया, 2 दिन के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए। एक बार फिर फिजा को यकीन करवाते हुए कहा। अगले दिन गुफरान नाश्ते की टेबल पे आई और बीजान से लिपट गई। क्या हुआ मेरी जान? बीजान ने उससे नरमी से पूछा। आई एम सॉरी बीजान, कल मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की। कल मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आप सबको तकलीफ़ पहुँचे। प्लीज़ मम्मा। अब वो सायमा बेगम के पास आई। माँ थी वो, कैसे न फिसलती। सब ने खुले दिल से उसे माफ़ कर दिया था। सब ने खुशगवार माहौल में नाश्ता किया और लाउंज में बैठे, मगर इन सब में औज़गुल काफ़ी गुमसुम और उदास सी थी। वो गायब दिमागी से अपनी प्लेट पर झुकी को जाने कौन से ख्यालों में गुम थी। आज दुआ फातिमा का फ़ोन आया था। वो वीरा और सायम के निकाह की रस्म करने आना चाहते थे। बीजान ने अभी दुआ जहरा को सबकी मशावरात के बाद जवाब देने का कहकर टाल दिया था। वो दाजी, मुझे एक बात कहनी थी। गुफरान ने खामोशी के दौरान सबको अपनी जानी मुतवज्जह किया। सब ने उसकी तरफ सवालिया नज़र से देखा। वो दाजी, मेरे दोस्त परसों तक वापस चले जाएंगे, तो मैं सोच रही थी आज उन्हें अपने फार्म हाउस की सैर करवा दूँ। ठीक है बच्चा, तुम अपने दोस्तों को फार्म हाउस दिखाओ और याद से गार्ड साथ ले जाना और अपना ख्याल रखना। गुफरान मुस्कुराते चेहरे से उठकर अंदर की तरफ भाग गई। उसके जाते ही दाजी ने सबको सादिया बेगम के आने की इतला भी दी कि वो अब रुखसती चाहती है। साइमा बेगम ने शुक्र मनाया कि अच्छा है गुफरान की गैर मौजूदगी में बात हो जाएगी, वरना उस सरफिरी का कोई भरोसा नहीं था। फिर से मनमानी करती, बदतमीजी से रुखसती से इनकार कर देती। सायमा मुतमईन थी। यहाँ यशम और अरीब समेत सबको सादिया बेगम और सिकंदर के माजी के बारे में इल्म था। वो सब कुछ जानते थे, ये भी कि वो भले हारिस बेग का बेटा है, मगर उसकी तरबियत सादिया और उनके नेक शरीफ वालिद ने की है। इसी वजह से सब मुतमईन थे। यूँ भी मुराद खानजादा चाहते थे कि अब ये दुश्मनी खत्म हो जाए, मगर कौन जानता था कि आगे कब कौन सी सूरत हाल पेश आने वाली थी। शाम 4 बजे वो सब फार्म हाउस पहुंच चुके थे। वसी रुकबे पे फैला ये फार्म हाउस, जिसके चारों तरफ बागात और बीच में रिहायशी इमारत थी। ऊपर से सर पर मंडलाते बादलों और ठंडी हवा ने मौसम के साथ साथ इन सब का मूड खुशगवार कर दिया था। वो येलो नेट के टॉप में जीन्स की टाइट्स पहने बैतुल सुल्तान से बड़ी सी शॉल में यहाँ आई थी, मगर अब शॉल गाड़ी में ही फेंक कर एक छोटे से स्टॉलर को गले में लपेट रखा था। हे गुफरान, why you are so happy?
एमिली ने मानी खेजी से पूछा। नथिंग बट समथिंग स्पेशल, गुफरान ने मबहम सा कहकर आंख विंक की। तो उन सब के कह कहे निकल गए। बराक, जिसके माथे पे बैंडेज थी, बाकी गाल में खराश का निशान था, उसे रह रह कर कल वाला वाकया याद आके गुस्सा आ रहा था। वो दिल ही दिल में बेजुताब खा रहा था और उन सब के सामने बबांग दहल कई मरतबा ऐलान कर चुका था कि वो एक बार मुझे मिल जाए जिसने मेरा ये हाल किया है, आई स्वेयर उसे जान से मार दूंगा। अब वो सब लाउंज में बैठे थे और बराक कल से अपना चेहरा फ़ोन स्क्रीन पे देख देख कर तिलमिला रहा था। हनी, क्या तुमने अपनी लाला से बात की वापस जाने की? यस ऑफ कोर्स, मैंने कहा था ना कि यश लाला मेरी कोई बात नहीं टालते। गुफरान के अंदाज में मकरूरी झलक रही थी। ये जाने बिना कि गुरूर सिर्फ रब की ज़ात पे जचता है, इंसान हमेशा ठोकर खा के ही संभलता है। हनी डियर, जब से आए हैं तब से कोई जाम वगैरह नहीं पिया, बहुत बोरिंग है यहाँ की लाइफ, हत्ता के सैर तफरीह भी, कि अब वाइन के बिना ज़िंदगी अधूरी है। बहुत तलब हो रही है, बहुत दिल कर रहा है, और आज तो सेलिब्रेट करना भी बनता है ना। आखिर तुम्हें हमारे साथ जाने की परमिशन मिल जाएगी। बराक की निगाहों में एक अनदेखी सी चमक थी। सब इंतज़ाम है यहाँ, हम खानजादे हैं और खानजादे अपने मेहमानों की आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ते। गुफरान ने इतरा कर कहा और मुलाजिम को आवाज़ दी जिसे उसने पैसे देकर अपना वफादार बना लिया था। मुलाजिम ने लवाजमात की ट्रे दरमियान में रखे मेज़ पर रखी और चला गया। बराक, एमिली और सुजैन ने वाइन देख कर हुल्लड़बाजी मचा दी। इतनी देर में मुलाजिम ने लॉयर के आने की इतला दी। गुफरान को वकील का वेट था जिसे फ़िज़ा ने पेपर्स दे के भेजा था। ओके गाइस, इंजॉय करो, मैं भी आती हूँ। वो ज्वाइन करती हूँ। यप श्योर बेबी, तीनों कोरस में बोले और अपनी शुक्ल में मशगूल हो गए। गुफरान बाहर लॉन में चली गई। उधर हराम उनके मुंह को ऐसे लगा हुआ था जैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हों। बराक ने तो इतनी देर में 3 पी गए 3 पैक भी चढ़ा लिए थे। गुफरान के जाने के बाद एमिली और सुजैन बराक के दाएं बाएं आ बैठी। बराक, जो भी करना है जल्दी करो, इससे पहले इन खानजादों को हम पे शक हो। हमें इस बुलबुल को ले उड़ना है, एमिली ने नफरत से कहा। बराक ने हवस भरी नजरें उस पर टिकाई और उसका मुंह जकड़कर उस पर झुक गया। चंद लम्हों बाद वो दूर हटा। बस कल तक का वेट, इस बुलबुल को लिए बिना तो वापस नहीं जाएंगे। आखिर उसे वापस ले जाने ही को तो अपनी प्लानिंग की है कि इन ब्लडी खानजादों के तलवे चाटने पे मजबूर हो। अरीब और यश ने जो हमारे गैंग के खिलाफ ऑपरेशन किया था और जो नुकसान हमें उठाना पड़ा, उसका खामियाजा उन्हें खानजादों की इज्जत को मसल कर पूरा करूँगा। इसीलिए तो तुम दोनों को इस गुफरान के पीछे लगाया था। बड़ी मुश्किल से इस घमंडी से दोस्ती कर पाया और इसका और एतमाद जीतना था। और ये एतमाद कि आज हम इसके फार्म हाउस में बैठे हैं, ये फुलिश ईडेड गुफरान को अपनी खुद पसंदी ही ले डूबेगी। सुजैन ने भी लुकमा दिया तो ये तीनों शैतान मजहब का खयास कह कहा लगाने लगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आज इन खानजादों की इज्जत को कोठी के फार्म हाउस में रौंद कर दफना के जाऊंगा। बराक, जिससे कुछ ज़्यादा ही नशा चढ़ गया, अपनी पॉकेट से ड्रग्स वापस निकाले और सॉफ्ट ड्रिंक में मिला दिए। इतने में गुफरान तमतमाता चेहरा लिए लाउंज में दाखिल हुई। क्या बात है गुफरान, बड़ी शाइनिंग स्टार लग रही हो। गाइस, न्यूज़ ही कुछ ऐसी है कि तुम भी सुनोगे तो उछल पड़ोगे। अभी यश लाला का फ़ोन आया था, उन्होंने ताजी और घर वालों को मना लिया है। कल तक सीट कंफर्म हो जाएगी। अब मैं तुम लोगों के साथ ही वापस जाऊंगी। यश ने ना जाने किस मसलहत के तहत उससे अभी फ़ोन पे बात करते ये झूठ बोला था, मगर वो ये बात सुनकर उछल पड़ी थी। हुर्रे! ये सुनते ही तीनों शैतान ने आंखों में वहशत लिए एक दूसरे को देखा। अब उन्हें अपनी मंजिल बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। और एक बात, मैंने लॉयर से डाइवोर्स पेपर्स भी बनवा लिए हैं। उस जाहिल से छुटकारा भी जल्द ही मिल जाएगा। क्या मतलब, किसकी डाइवोर्स? वो तीनों शॉक्ड अंदाज में बोले। मेरे और इस इडियट के डाइवोर्स पेपर्स, जो अमेरिका में हमें होटल में मिला था, जिसकी इंसल्ट की थी मैंने, वो मौलाना टाइप, उससे तुम्हारी मैरिज कैसे हो गई? ये सब मैं बाद में बताऊंगी, अभी तो जश्न का वक्त है। आखिर कल मैं इन सब झंझटों से आज़ाद हो जाऊंगी और खुली हवा में सांस लूंगी। बराक ने एमिली को इशारा दिया। ओह सो हैप्पी फॉर दिस न्यूज़, एमिली ने चेहरे पर मसनूई खुशी सजाकर कहा और सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास गुफरान को पकड़ा दिया। एमिली, मैं ये नहीं पीती। गुफरान समझी शायद वाइन है। ओह,
बेबी आई नो तुम नहीं पीती, ये तो सॉफ्ट ड्रिंक है। आज तुम्हारी आज़ादी का सेलिब्रेट करने का दिन है। चीयर्स। सबने अपना ग्लास लहराया और मुंह को लगाया। चीयर्स कहते गुफरान ने एक सांस में कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। लेट्स डांस गर्ल्स, आज रात गुफरान की आज़ादी के नाम। ये एमिली और सुजैन ने हुल्लड़बाजी मचा दी। बुराक ने आगे बढ़कर म्यूज़िक सिस्टम ऑन किया और कोई इंग्लिश सॉन्ग प्ले करके उस पे ये सब मदहोशी में झूमने लगे। गुफरान पे नशा चढ़ना शुरू हो गया था। सर बुरी तरह चकराने लगा था। व्हाट हैपेंड बेबी? बुराक ने लपक के उसकी नाजुक कमर में हाथ डाला और उसे अपने साथ लगा लिया। मेरा सर घूम रहा है। गुफरान उसकी पकड़ में झटपटाई। स्टे अवे फ्रॉम मी बराक। उसने बराक का हाथ अपनी कमर से झटका के एकदम आंखों के सामने ज़मीन घूमने और घूमने पर चकरा कर कारपेट पर गिर पड़ी। बुराक ने गुस्से से बढ़कर उसे अपने कंधे पे उठाया। सुजैन ने भागकर लाउंज का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और एमिली ने म्यूज़िक सिस्टम लाउड कर दिया ताकि गुफरान की आवाज़ सुन के कोई गार्ड या कोई और मुतवज्जा होकर अंदर ना आ जाए। लीव मी। गुफरान ने बुराक की कमर पे मुक्के बरसाए तो वो शैतानी हंसी हंसने लगा। नो बेबीज नो, आज तो लीव मी नहीं किस मी कहो। आखिर आज ये शिकार उस शिकारी के जाल में आखिर फंसी गया। आज तो खानजादों की कली को मसल के ही जाऊंगा। बहुत मज़ा आएगा बेबी, यकीन करो, मायूस नहीं करूंगा। हा 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 हा। इन खानजादों को खुद पर बड़ा गुरूर है ना। आज उनके ही इलाके में, उनके ही फार्म हाउस पे, उनकी ही लाडली के साथ गोल्डन नाइट मनाऊंगा मैं। उनका ये गुरूर खाक में मिला दूंगा और पूरा खानजादे। ये कहते ही एमिली, सुजैन और बराक शैतानी हंसी हंसने लगे। गुफरान जो अपनी विल पावर्स यूज़ करते नशे में भी खुद के जहन को पूरी तरह डूबने से बचा रही थी। बराक के इरादे जानकर अपने लंबे नाखूनों से उसकी गर्दन और कानों को नोच डाला। बचाओ बचाओ, कोई है, यश लाला, अरीब लाला। कैसी बेबसी थी। वक्त का थप्पड़ उसके मगरूर मुंह पर पड़ा था कि वो अपने ही घर में अपनी ही मदद के लिए चिल्ला रही थी। चिल्लाओ और चिल्लाओ, मगर तुम्हारी आवाज़ सुन के कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। ये बराक ने इससे अंदर रूम में ले जाकर बेड पर पटका और एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि गुफरान का होठ फट गया था। नो बेबी नो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, नो कॉम्प्रोमाइज़ करोगी तो तकलीफ़ नहीं दूंगा। आई स्वेयर एटलीस्ट मेरी सो कॉल्ड फ्रेंड हो। बराक ने कहते ही गुफरान का पाँव पकड़ के उसे अपनी जानिब खींचा। गुफरान जो आहिस्ता से बेड पे खिसक रही थी उस शैतान के लम्स से पागल हो गई और बुरी तरह चिल्लाने लगी। इसी खींचातानी में बराक ने उसकी आस्तीनें फाड़ दी, जिसे चाक करते वक्त उसके नाखूनों ने भी बुरी तरह गुफरान के बाजू को जख्मी कर दिया। चिल्लाओ बेबी चिल्लाओ और चिल्लाओ, आज देखता हूँ कौन बचाता है तुम्हें। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? प्लीज़ छोड़ दो मुझे। मैंने इतना यकीन किया तुम पे। तुम तो मेरे फ्रेंड हो ना। गुफरान जो सारी ज़िंदगी दूसरों को कमतर हकीर समझती आई थी, आज बात अपनी इज्जत पे आई तो उसकी जान पे बनाई थी। तुम क्या समझते हो मेरे लाला तुम्हें यूं ही जाने देंगे? वो तुम्हारी बोटी बोटी कर देंगे। गुफरान ने डर होके चिल्लाई। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। बराक ने उसका मजाक उड़ाया। अपने लाला ही का किया भुगत रही हो बेबी। ना तुम्हारे अरीब और यश लाला हमारे स्मगलिंग की डील में टांग अड़ाते और ना तुम पे आज ये वक्त आता। वो कहते हैं ना, जो करेगा वो भरेगा भी। बस यही समझ लो, अपने गैंग के नुकसान का खामियाजा तुम्हारी ये आफत जवानी भरेगी। बराक ने उसे सरता पैर हवस भरी नज़रों से देखते हुए कहा। गुफरान जिसने येलो शर्ट नेट के बाजू वाली शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स की टाइट्स पहन रखी थी, गले में एक छोटा सा स्कार्फ था जो बाहर लाउंज में ही गिर गया था। आज पहली बार उसे अपनी माँ और बीजान की बातें याद आई, अपनी शॉल की अहमियत समझ आई जिसे वो गाड़ी में फेंक आई थी। माँ की बीजान की दुपट्टे की अहमियत और पर्दे के बारे में दिन रात की गई नसीहतें याद आई, जिनको उसने दूसरे कान से निकाल दिया था बेख्तियार होकर। हमेशा एक कान से सुनकर आज अपनी बेबसी पे उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। अल्लाह, बे आवाज़ रोते हुए आज पहली बार उसके दिल ने शिद्दत से रब को याद किया था। तो वो रब जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, वो कैसे ना अपने बंदे की दिल की फरियाद और आंसुओं की लाज रखता। नो बेबी, ये आंसू बाद के लिए बचा कर रखो और अब आवाज़ ना निकले तुम्हारी। बराक ने कहते ही गुफरान की दोनों कलाइयाँ दबोच के बेड से पिनकी, उसकी टांगों पर घुटना रखकर लॉक कर दिया और उसकी गर्दन पर झुकने लगा।
इससे पहले कि उस दरिंदे का वहशी लम्स गुफरान को छूता रूम के लॉक पे फायर हुआ। आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि बराल झटके से पीछे हुआ। दरवाजे से जो चेहरा नमूदार हुआ, गुफरान उस वक्त उसकी यहाँ मौजूदगी का मर के भी तसव्वुर नहीं कर सकती थी। गुफरान का दिल किया कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। बेतहाशा आंसू बहाते वो नशे में खुद को होश में रखने की तगोदो में थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।